अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको भी बताता हूँ कि हीमोस्टैसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, हैमरेज। मेरी जो 3 मेजर टर्म है। हैमरेज में आपको सिंपल बता दूँ, सबसे पहले क्या होता है कि हैमरेज ये है कि आपकी जो ब्लड है वो मतलब उसका निकलना शुरू हो जाना वेसल्स के अंदर से, ठीक है। ये इंटरनल हैमरेज भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो जाता है। एक्सटर्नल हैमरेज सिंपल आप कोई भी कट लगता है, कोई ब्रूस होती है, कोई भी चीज़ रहता है, उसका हम हैमरेज का नाम देते हैं, ठीक है। और इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है। हैमरेज में आपने सिंपली याद रखना है कि हैमरेज होता क्या है। हैमरेज इज द मूवमेंट ऑफ द ब्लड आउटसाइड ऑफ द वेसल, ठीक है। किसी किस्म के भी हो सकते हैं, इंटरनल हैमरेजेस भी हो सकते हैं और जो है वो साथ में एक्सटर्नल हैमरेज भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो आपने कुछ टर्म इसके अंदर याद रखने में आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले हीमाटोमा क्या होता है। हीमाटोमा ये होता है कि जब आपकी कहीं पे हैमरेज यानी कि आपका मतलब ब्लड वेसल के अंदर पंक्चर होता है, जब पंक्चर होता है तो इसके इर्द वहाँ पे उस एरिया के अंदर, टिश्यू एरिया के अंदर जो है वहाँ पे कहते हैं कि ब्लड का पंक्चर हुआ यहाँ पे वेसल के अंदर, तो इस एरिया के अंदर जो है वो तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। एक ब्रूस जो आपको ब्रूसी सिंपल आती है वो भी हो सकती है। दैट इज नोन एज द हीमोटोमा। वहाँ पे सिंपल एरिया का ब्लड का जमा हो जाना, दैट इज नोन एज द हीमोटोमा। उसके अलावा एक और नेक्स्ट में आपको टर्म बताता हूँ, दैट इज नोन एज द पेटिशाई, ठीक है। पेटिशाई, पेटिशाई क्या होता है कि सिंपल आप ना अक्सर देखते होगे, इफ़ यू हैव द सफरिंग सम कंडीशन के जो छोटे छोटे बिल्कुल जो है मिलीमीटर साइज़ के अंदर 1 to 2 मिलीमीटर के जो ना आपको एक पर्पलिश रेड से आपके बॉडी के ऊपर कभी कभी स्पॉट बन जाते हैं, पर्पलिश रेड कलर के 1 to 2 मिलीमीटर जो स्पॉट बन जाते हैं स्किन के ऊपर आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज नोन एज द पेटिशाई। पेटिशाई के बहुत से रीजन हो सकते हैं जो बॉडी के ऊपर आपको नाम भी बनते हैं, वो तो छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, लेकिन असल में जो अगर आप देखो पूरी बॉडी के ऊपर आपको पेटिशाई, आई वो सजेस्ट कि आप लोग जो है इसको देखो इस नेट पे सर्च करो। लेकिन क्या है कि पेटिशाई 1 से 2 मिलीमीटर के स्पॉट्स होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर आपको नजर आते हैं। एंड द रीज़न इसके लिए क्या होता है, इसके रीज़न बीइंग कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट कम हो गए या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परप्यूरा की, ठीक है। जो परप्यूरा है वो क्या होता है कि सिंपल अगर पेटिशाई 1 से 2 मिलीमीटर के बजाय हमारे पास इंक्रीज करके साइज में 3 to 5 मिलीमीटर हो जाते हैं तो दैट इज नॉट एज परप्यूरा। सिंपल सी बात, बाकी रीजन भी सेम है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ साइज का फर्क आ जाए तो उसको परप्यूरा कहते हैं। छोटे होते पेटिशाई, दोनों के रीजन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द मेजर फैक्टर, ठीक है। दोनों के रीजन में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द मेजर फैक्टर। उसके अलावा विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। एक और चीज़ आप लास्ट पे याद रख ले, एक के मोसिस, ठीक है। एकीमोसिस क्या होता है, एकीमोसिस सिंपल 1 to 2 मिलीमीटर के माइनस बॉडी के ऊपर स्पॉट्स होते हैं। और आपको मैं सिंबल बताऊँ, एकीमोसिस का मुश्किल से था सिंपल ब्रूस नहीं होती जो हराशें बॉडी के ऊपर आ जाती हैं, दैट इज एकीमोसिस, ठीक है। और ब्रूस के ऊपर आप कलर देखते हो कि डिफरेंट चेंज हो रहे थे, वो उसको सिंपल हम एकीमोसिस का नाम देते हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अभी आपको मैं नेक्स्ट थोड़ा सा मेजर जो मैं आपको बताना चाह रहा था सब्जेक्ट, वो क्या है कि स्टैसिस में और थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या फ़र्क होता है। अच्छा, नॉर्मली अगर आप देखते हो बॉडी के, मैं आपको ना सिंपल से मैकेनिज्म समझाऊंगा, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, जस्ट एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट दूंगा। हीमोस्टैसिस क्या होती है, सिंपल देखो, अगर ये आपकी एक ब्लड वेसल थी, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर आपको यहाँ पे लगा कट, तो क्या होगा, ब्लड जाएगा बाहर, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी इसको रोकेगी, ठीक है। नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, द मैकेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी टू स्टॉप द आउटफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेसल व्हेन एनी काइंड ऑफ द कट और एनी काइंड ऑफ द इंजरी टू द वेसल अकर, दिस इज नोन एज हीमोस्टैसिस, ठीक है। अब हीमोस्टैसिस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कट लगा ना, तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे प्लेटलेट का प्लग बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्लेटलेट प्लग सॉरी एक मिनट, सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे वेजो जो सबसे पहला स्टेप होता है हीमोस्टैसिस के अंदर बनने में, ठीक है, क्या होगा, वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे आर्टरियोल्स या वेसल्स वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, आपको देखो यहाँ से पीछे से ही इसका कंस्ट्रिक्ट कर गया ना, ठीक है। जब पीछे से कंस्ट्रिक्ट करेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड फ्लो अगर कम जाएगा, ये पहला स्टेप था। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, दैट इज ए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। प्लेटलेट का क्या होना शुरू हो जाएगा, प्लेटलेट का एक प्लग बनना शुरू हो जाएगा, इसलिए नोन एज द प्राइमरी हीमोस्टैसिस, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट प्लग क्या है, सिंपल देखो, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होंगे वो आएंगे पीछे से, और यहाँ पे आके ये वाला एरिया था ना, इसको सीज करने के लिए यहाँ पे बहुत से प्लेटलेट अकोमोडेट करके इसको एक प्लेटलेट प्लग बना देंगे, दिस इज द प्राइमरी हीमोस्टैसिस। लेकिन अभी प्लेटलेट प्लग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि ब्लड फ्लो को टॉलरेट कर सके, ये जस्ट एक इनिशियली स्टेप है, ठीक है। उस पर क्या होगा, सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। सेकेंडरी हीमोस्टैसिस के अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिब्रिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ कि ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सेल थे, अब सेल इतने अच्छे से नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक किस्म का सेल आप कह लो कि अपनी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा रखा, सिर्फ रखा उनको, ठीक है, एक आप मैकेनिकली उनको जोड़ा। अब क्या आप उसको सीमेंट लगा देते, सीमेंट का मतलब कि यहाँ पे एक फिब्रिन एक प्रोटीन होता है वो उसके अंदर आ जाएगा, दिस इज द फिब्रिन एक्युमुलेशन इज द थर्ड स्टेप। चौथे स्टेप के अंदर क्या हो जाता है कि सिंपल वहाँ पे प्रॉपर टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि क्लॉट स्टेबलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। क्लॉट स्टेबलाइजेशन जो नाम देते हैं, टिश्यू की ग्रोथ हो जाना, ये होता है, ठीक है। दिस इज द हीमोस्टैसिस। जस्ट इतनी सी बात है जो आपको बहुत डिटेल में बताई जाएगी बड़ी बड़ी करके, लेकिन इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज हीमोस्टैसिस। अभी बात करते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस सिंपल इंक्रीज हीमोस्टैसिस नोन एज थ्रोम्बोसिस। नॉर्मली बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं बन रहा, लेकिन अगर नॉर्मल बॉडी के अंदर भी क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, देन दिस इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का जो रीजन होते हैं ना, ठीक है, वो आपको उसको हम कहते हैं विर्चुअस ट्रायड, ठीक है, विर्चुअस ट्रायड, ठीक है। विर्चुअस ट्रायड क्या है, इट इज़ द रीजन ऑफ द थ्रोम्बोसिस, ठीक है। आप एक ट्रायड बनाओ, ठीक है, इसके यानी कि जो रीजन क्या क्या है, सबसे पहले हाइपर कोआगेबिलिटी। हाइपर कोआगेबिलिटी क्या होता है,
हाइपर कोएगेबिलिटी, ठीक है। हाइपर कोएगेबिलिटी सिंपल देखो, कोएगेबिलिटी ज़्यादा हो जाना उसको हम कहते हैं हाइपर कोएगेबिलिटी। कोएगेबिलिटी कब ज़्यादा होगी? कोएगेबिलिटी ज़्यादा होने के दो रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। या तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाए। क्लॉटिंग फैक्टर डिफरेंट तरह के आपको पता होगा बॉडी के अंदर होते हैं, 1 से लेके आगे को 15-16 तक होते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर, हेगमैन फैक्टर, फैक्टर 12, 5 वगैरह, वो जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्लासिकल पाथवे है वो, ठीक है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा हो गए, या फिर जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर थे, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मल बॉडी में होते हैं, एंटी थ्रोम्बोन 3 होता है, प्रोटीन सी होता है, प्रोटीन से अगर वो कम हो गए, दो ही रीज़न हो सकते हैं हाइपर कोएगेबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हाइपर कोएगेबिलिटी के अलावा क्या है कि अगर एंडोथीलियल एक्टिवेशन यानी कि एंडोथीलियल अगर डैमेज हो जाता है, ठीक है, एंडोथीलियल एक्टिवेशन, ठीक है। अगर एंडोथीलियल जो है वो डैमेज आ जाता है कहीं पे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? देखो, जब एक वेसल थी ये भाई, ठीक है, तो इसके ऊपर ये फॉर एग्जाम्पल हमारे सीधी स्मूथ वाल थी, तो ब्लड फ्लो इसके अंदर से हो रहा था। अब जब यहाँ पे डैमेज होगा तो ये एक टेढ़ी सी आ जाती है, ठीक है, और आगे इसका कंटिन्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक टेढ़ी चीज़ आ जाती है, वहाँ पर उसको हिंडर कर रही है उसके फ्लो को, तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस को भी वो क्या करेगी? प्रमोट करेगी, ठीक है। तो दो मैंने आपको रीज़न बताया। तीसरी रीज़न क्या आ जाती है कि एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। अच्छा, जो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है ना, ये दो तरह का होता है। मैं यहाँ पे नीचे नहीं लिखा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एबनॉर्मल ब्लड फ्लो दो तरह का होता है। एक होता है टर्बुलेंस और एक होता है स्ट्रेसेस, ठीक है। टर्बुलेंस एंड द स्ट्रेसेस, ठीक है। टर्बुलेंस एंड स्ट्रेसिस में फ़र्क होता है। स्ट्रेसिस पहली बात याद रखनी है कि ये वेन्स के अंदर होती है, और जो टर्बुलेंस होती है वो आर्टरीज़ के अंदर होती है, ठीक है। आर्टरीज़ के स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखा है मैंने, लेकिन देखिए इस बार बात आर्टरीज़ के अंदर होती है और वो वेन्स के अंदर होती है। टर्बुलेंस क्या है? अगर इसके अंदर से ब्लड आ रहा था, अगर वो स्लोली मूव करे देन दैट इज नोन एज स्ट्रेसिस। और अगर वो आगे इसके साथ टकराया है, ठीक है, और आगे से देखो उसके ऊपर एक होता है ना पानी स्मूथली फ्लो कर रहा था, एक होता है उछल उछल के, इस तरह मतलब ऊपर नीचे हो गया, वेव्स बन रही होती है, वो टर्बुलेंस होती है। तो टर्बुलेंस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब स्ट्रेसिस वेन्स के अंदर होती है, वो क्यों होगी? क्योंकि सिंपल बात है, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, अगर आपका हार्ट सही से पंपिंग नहीं कर रहा तो स्ट्रेस हो जाएगी। और टर्बुलेंस कब होगी? मैंने आपको अभी बताया, इथेरोस्क्लेरोसिस या फिर अर्थेरोस्क्लेरोसिस, दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगा? जब एंडोथेलियल, उसके अंदर एंडोथेलियल मतलब खराब हो जाएगी, प्लाक डिसरप्ट हो जाएगी, तो उसके अंदर टर्बुलेंस होना शुरू हो जाएगी। जब टर्बुलेंस होगी तो इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, और उसकी वजह से हार्ट अटैक और बाकी प्रॉब्लम वो एक अलग बात है। लेकिन ये यहाँ पे आ गया कि थ्रोम्बोसिस आपकी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो अभी चीज़ें बताई है ना, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं हीमोस्टैसिस के अंदर और थ्रोम्बोसिस के अंदर, ठीक है।